स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो डेफिनेटली वो कमेंट कर सकता है और कमेंट का जो जवाब है वो दिया जाएगा। दूसरी बात ये, अगर किसी को कोई भी डाउट है और कमेंट में नहीं पूछ सकता तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जाएं और जाके कॉल करें 9812579188, जहाँ पे आप अपने डाउट जो हैं वो पूछ सकते हैं। और सैटरडे को भाई हाँसी आऊँगा तो हाँसी क्लास लेऊँगा। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कल का टॉपिक था साइलेंट फीचर्स, आज का टॉपिक है प्रीएम्बल, तो इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। मे भी हो सकता है फ्राइडे को यानी कल मैं आ जाऊँ, पर संभावना सैटरडे की ज़्यादा है। तो सैटरडे को सारे के सारे डाउट ले लेंगे और लाइव क्लास हो जाएगी बिल्कुल आमने सामने। और उसके बाद अपनी जो क्लासेस हैं वो थोड़ी सी कह सकते हो आमने सामने ही रहेंगी। तो 2-3 दिन की बात है, उसके बाद आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी जैसे कि अभी मिल रही हैं और बेटर तरीके से। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, और टॉपिक का नाम है भाई क्या, प्रीएम्बल। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिरकार ये जो प्रीएम्बल है ये है क्या। प्रीएम्बल का मतलब होता है भाई प्रीफेस या इंट्रोडक्शन। जैसे हम स्टार्टिंग में किताब खोलते हैं तो उस किताब को ओपन करते ही हमारे सामने उस किताब का इंट्रोडक्शन आता है कि भाई इस किताब के अंदर किस पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। वैसे ही अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको ये पेज नज़र आएगा और इस पेज पे आपको बताया गया है कि भारत का संविधान किस तरीके का है, भारत का संविधान किन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, भारत का संविधान आप कह सकते हो कि क्या हमें बताता है कि हमने किस तरीके का संविधान बनाया है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो इससे आ सकता है, ठीक है। और बहुत बार इससे क्वेश्चन आया भी है। और एनडीए के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं वो भी आप बात करेंगे साथ के साथ में जब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यानी हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रीएम्बल का मीनिंग क्या है। प्रीएम्बल का मतलब है प्रीफेस या फिर इंट्रोडक्शन। इतना क्लियर हो गया भाई। अब अगर आप बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो आपका प्रीएम्बल है वो बना कैसे। तो मैंने एक क्लास थी अपनी शायद सेकंड क्लास, उसमें बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहले तो भाई 13 दिसंबर 1946। अब 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरीके का संविधान बनाएंगे। अब जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही उसी बात को आगे जाके कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्वीकार कर लेगी। कौन कर लेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो ग्रुप जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो आपका 22 जनवरी 1947 को इस बात को स्वीकार कर लिया गया जो नेहरू ने कही थी कि किस तरीके का हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ देश आज़ाद होने के बाद में। अब जब देश आज़ाद होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई हम किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। और वही सारी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं कि भारत का संविधान किस तरीके का है। अब इतनी चीज़ होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो आइडिया है प्रीएम्बल का कि भारत के संविधान की स्टार्टिंग प्रीएम्बल से होनी चाहिए, तो ये आइडिया हमने यूएसए से या फिर आप कह सकते हो अमेरिका से लिया है भाई, ठीक है। अब अमेरिका से हमने आइडिया लिया। दुनिया का पहला संविधान जो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है वो अमेरिका का है। और अमेरिका से हमने ये आइडिया लिया, आइडिया लेके हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब एक दो वर्ड और हैं भाई। एक दो वर्ड क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रीएम्बल है उसको लेके एक दो बातें कही हैं। जैसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला गया है। किसने बोल दिया भाई, इसके बारे में ये कही गई कि ये तो आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये बात आपका एक बंदा था जिसका नाम है N.A. पलकीवाला, इसने ये बात कही कि प्रीएम्बल तो एक आईडी कार्ड की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। यानी आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंटर करना है तो सबसे पहले आपको प्रीएम्बल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे क्लास में अगर एंटर करना है, कई जगह एंटर करना है, तो वहाँ पे आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए वहाँ का। ये बात यहाँ पे
कही गई आपका N.A. पलकीवाला के द्वारा। अब ये सारी चीज़ें होगी। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये बात किसने कही, ये जो यहाँ पे बात लिखी गई है ये बात किसने कही, आइडिया हमने कहाँ से लिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने वो रिलीज़ किया था, तो नेहरू ने। स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947। किसके द्वारा स्वीकार किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इसे एक्सेप्ट करती है या स्वीकार करती है, दोनों भाषा में हम बात कर रहे हैं भाई, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। अब इतनी चीज़ हो चुकी हैं, अब आ गया प्रीएम्बल। अब इसमें किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है भाई, इसमें बताया गया है कि जो भारत के अंदर भारत के लोग हैं उनके पास पावर है, वो चाहें जिस व्यक्ति को पावर में लेके आ सकते हैं, वो चाहें जिसको हटा सकते हैं पावर से। यहाँ पे आपका कुछ बातें लिखी गई हैं और इन हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, तो यहाँ पे सिर्फ मीनिंग बताऊंगा मैं, और आज की क्लास आपकी थोड़ी सी छोटी रहने वाली है क्योंकि मैं सिर्फ ये एक टॉपिक कराऊंगा और ये क्लास नियर अबाउट अपनी आधे घंटे के आसपास की रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। जैसे इसमें हमने लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत एक सोवर्जन कंट्री है। अब सोवर्जन का मतलब क्या होता है, सोवर्जन का मतलब होता है एक ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे देश के अंडर नहीं है या किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, ये मतलब होता है भाई सोवर्जन का। आई थिंक इस बात में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं होगी। सोवर्जन का मतलब आई थिंक आपको समझ आ गया, ठीक है। सोवर्जन का मतलब आ गया भाई, समझ क्या होता है, यानी एक ऐसा देश जो पूरे तरीके से आज़ाद है, अपने फैसले ले सकता है, और भारत ऐसा ही कंट्री है। ऐसा नहीं है कि भारत किसी दूसरे कंट्री के कहने पे काम करता हो। भारत सरकार ने ये डिसाइड किया हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है तो हमने वो अटैक कर दिया। सोशलिस्ट मतलब यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे समाज के हित के बारे में सोचा जाता है। जैसे भाई सरकारी नौकरी आपको दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं, ताकि समाज का भला हो सके। हमारे लिए फैक्ट्रीज लगाती है गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस ओपन करती है, यानी लोगों के बारे में सोचा जाता है, समाज के बारे में सोचा जाता है। तो भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। नेक्स्ट है सेकुलर कंट्री। सेकुलर का मतलब होता है भाई धर्मनिरपेक्ष। अब जो भारत है ना वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। धर्मनिरपेक्ष कैसे है, भारत के अंदर हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है। जैसे भाई अयोध्या में राम मंदिर बना, तो अगर मुसलमानों की बात करें तो उन्हें अलग से ज़मीन दे दी गई कि देखो भाई तुम्हारे भी हित को ध्यान में रखेंगे, तुम्हें भी ध्यान में रखेंगे, ताकि भाई तुम्हें भी किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो और तुम्हें थोड़ा सा इक्वल सा फील हो। तो यहाँ पे हर एक धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ में जो पैसे हम पे करते हैं सरकार को एज ए टैक्स के रूप में, यानी जो टैक्स हम पे करते हैं उस टैक्स को सरकार यूज़ नहीं कर सकती धर्म का प्रचार करने के लिए। ये है भारत का। पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सेकुलर कंट्री नहीं है, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। अगर उन्होंने ये बात लिख दी तो इसका मतलब क्या है कि वो टैक्स से जो पैसे आए हैं उनको भी यूज़ कर सकता है, वो भेदभाव कर सकता है मुसलमानों में और बाकी धर्म के लोगों में। क्या पता मुसलमानों को थोड़े ज़्यादा हक दें, ज़्यादा अधिकार दें, ज़्यादा फ्रीडम दें बजाय कि और धर्मों के। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अब भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, ठीक है। अब भारत जो आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को एक नया टूल ऐड करना है। एक सेकंड भाई, ठीक है, नहीं हो रहा फिलहाल, ठीक है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब है एक ऐसा देश जहाँ पे लोग अपने लीडर को खुद चुनते हैं। जैसे भारत के अंदर भाई सरपंच के इलेक्शन हुए किसी गांव में, तो उस सरपंच के लिए वोट करते हैं हम खुद, ठीक है, उस गांव के लोग। अगर बात करें शहर में कोई एमसी बनता है तो उसके लिए उस कॉलोनी या उस वार्ड के लोग वोट करते हैं। अगर एमएलए की बात करें तो उस तहसील के लोग एमएलए के लिए वोट करते हैं। अगर एमपी की बात करें तो उस एरिया के लोग उस एमपी के लिए वोट करते हैं। मान लो इस बार मैं बन गया भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिसार से, ठीक है। अब अगली बार मैंने अच्छा काम नहीं किया जब मैं पावर में था, तो अगली बार लोगों के पास अधिकार है वो मुझे वोट दें या फिर ना दें, मैं उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकता। और जिस आदमी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही विनर होता है डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट है रिपब्लिक। देखो हर साल हम 26 जनवरी को एक सेलिब्रेट करते हैं डे, रिपब्लिक डे, और 15 अगस्त को करते हैं इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि 15 को हम आज़ाद हुए और 26 जनवरी को हमने क्या कहा था कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है।
क्यों रिपब्लिक है? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है ना भाई, जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड है। अब ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया और वो तब तक रहेगा जब तक उसकी मृत्यु ना हो, ऐसा नहीं होता। भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट बनता है, वो प्रेसिडेंट आपका सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए बनता है। 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे। अगर लोगों ने वोट दिया, यानी हम तो नहीं देते, ठीक है, वो बताऊंगा कि कौन लोग राष्ट्रपति के इलेक्शंस में वोट करते हैं आगे की क्लास में। तो अगर उसे वोट ज़्यादा मिले तो वो दोबारा प्रेसिडेंट बनेगा, और अगर नहीं मिले जितने चाहिए हैं तो वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, कोई और आदमी बन सकता है। तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है जहाँ पे भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं सर, ये नहीं बताया आपने। देखो, जो मीनिंग मैंने बताए हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते। क्वेश्चन पूछता है इस सीक्वेंस से, वो आपको इसी तरीके से लिख के दे देगा, कोई 4, 5 नाम या 3 नाम, और कहेगा कि इन्हें अरेंज करो सीक्वेंस में, ठीक है। यानी सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, फोर्थ पे कौन सा, फिफ्थ पे कौन सा। कई बार क्या करता है, मान ले एक वर्ड ये उठा के दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, अब बोल देगा कि अरेंज करो इन्हें भाई, सबसे पहले कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा और तीसरे पे कौन सा। और ये जो बात मैंने अभी बताई है क्लास के अंदर, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। कैसा क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आया, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे। टोटल कितने वर्ड हैं भाई? ये टोटल 5 वर्ड हैं। सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इतना आ गया समझ। इसके बाद अगर आप बात करें तो नेक्स्ट आता है भाई, अब जो भारत के अंदर संविधान का पार्ट है प्रीएम्बल, उसमें न्याय की बात करी है। किस तरीके के न्याय, कितने तरीके के न्याय, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपका आया हुआ है। तो न्याय 3 तरीके के, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब सोशल मतलब समाज के अंदर, यानी समाज आपके साथ कुछ बुरा करता है, गलत करता है, तो डेफिनेटली आप न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, चाहे हाई कोर्ट में जाएं और चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। इकोनॉमिक जस्टिस यानी वही कल मैंने बताया था कि आपके कोई अगर पैसे ठग ले, ठीक है, और वो वापस करने से मना कर दे, तो उस केस में आप न्याय मांगने जा सकते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि ज़मीन का विवाद हो गया, लोग पहुंच जाते हैं। पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। अब मान लो भाई मैं हूँ हांसी का बंदा, ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं एससी कास्ट का हूँ तो मेरे को वोट ना देने दें, और तुम अगर जर्नल के हो तो वोट देने दें। या मान लो मैं काला हूँ और तुम गोरे हो तो मेरे को वोट डालने से मना कर दें। यानी आपको रोक नहीं सकते, आपके पास राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, जन्म कहाँ पे हुआ, इन सभी चीज़ों के आधार पे आपको रोका नहीं जाएगा वोट डालने से। हर एक आदमी जो भारत का है और उसने वोट बनवा लिया है, वो भारत के अंदर वोट कर सकता है इलेक्शंस के अंदर। लिबर्टी का मतलब होता है भाई आज़ादी। अब जो भारत का संविधान है उसका हिस्सा है प्रीएम्बल, ठीक है, उसका हिस्सा है प्रीएम्बल। उसमें कितने तरीके की लिबर्टी या आज़ादी की बात करी गई है? उसमें बात करी गई है भाई 5 तरीके की। सोचने की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ थॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आप एक्सप्रेस किस तरीके से कर रहे हो उस चीज़ को। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, आप किस चीज़ में विश्वास रखो। मान लो भाई कोई किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, कोई किसी में रखो भाई, या कोई किस बात में विश्वास करते हैं, कोई किस बात में विश्वास करता है। फेथ, आपको जो धर्म अपनाना है आप अपना सकते हो, आप जिस तरीके से पाठ पूजा करना चाहो कर सकते हो भाई, ठीक है। ये बात आपकी लिखी गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वेलिटी। भाई भारत का जो संविधान है वो इक्वेलिटी की बात करता है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, यानी सभी का स्टेटस कानून के सामने या संविधान के सामने बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून मेरे लिए अलग होंगे और अंबानी के लिए अलग होंगे, या मेरे लिए अलग हैं और तुम्हारे लिए अलग हैं। सभी के लिए इक्वल लॉज हैं जो भारत के अंदर बनाए गए हैं। पर कुछ एक धार्मिक कानून की बात करें तो वो डिफरेंट है, हिंदूज़ के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग हैं, क्रिश्चियंस के लिए में भी अलग हो, ठीक है। जो इक्वल होंगे उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाएगा, वो भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है अपॉर्चुनिटी। भाई ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई चीज़ ऑफर करी और वो मेरे लिए ही है, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो सरकार ने कहा कि भाई जो भी स्टूडेंट
10वीं पास है वो आपके पोस्ट ऑफिस में फॉर्म भर सकते हैं। या इसने छोड़ दो भाई, एनडीए के बारे में बात करेंगे। मान लिया कोई भी स्टूडेंट, सरकार ने कह दिया जो 12वीं में है या 12वीं पास या 12th पास कर गया वो एनडीए का फॉर्म भर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी 10वीं का स्टूडेंट को परमिशन दे दें कि भाई ना तू तो प्रेसिडेंट का बेटा है, तेरे लिए ये रूल है, नहीं हो सकता। या ऐसा हो कि भाई कोई बंदा जो आपका 25 साल का हो गया वो फॉर्म भर दे एनडीए का, नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका फिक्स किया गया है ना क्राइटेरिया, जो भी स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। सबके लिए सेम पेपर आता है, सेम प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को घर से आए उठा लेंगे और मुझे भर्ती कर दिया डायरेक्ट एनडीए में, इक्वल ट्रीट करेंगे वो मेरे को। यहाँ पे कहा गया फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। यहाँ पे ये कहा गया है कि भारत का जो संविधान है वो भारत को यूनाइट करने की बात करता है, भारत को जोड़े रखने की बात करता है। हम गाते हैं नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, उनमें भी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, ऐसा कुछ बोला जाता है उसके अंदर भी। ये सारी की सारी बातें इसमें कही हैं। तो यहाँ पे एक तो ये सीक्वेंस भाई, ठीक है, और इनकी सीक्वेंस, और साथ में कितने तरीके के न्याय, कितने तरीके की आज़ादी, कितने तरीके की इक्वालिटी और कितने तरीके की फ्रेटर्निटी या भाईचारा। अब यहाँ पे नीचे एक डेट मेंशन करी गई है भाई कि आपका 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो स्वीकार कर लिया गया है, लागू नहीं किया गया। ये पूछ सकते हैं। ये चीज़ तो मैंने समझा दी, ये जो बॉक्स में है, पर अब कुछ एक चीज़ें और हैं। अब क्या हुआ कि भाई भारत के अंदर जब इंदिरा गांधी पावर में आई थी तो इंदिरा गांधी ने संविधान के अंदर बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश करी ताकि उसके पास पावर ज़्यादा रहे। अब जब इंदिरा गांधी ने इस तरीके की कोशिश करी कि उसके पास पावर ज़्यादा रहे, ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने यह भी कह दिया कि भाई प्रीएम्बल को तो हटाया भी जा सकता है, और प्रीएम्बल में जो बातें लिखी गई हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। तो यहाँ पे एक चर्च के अंदर प्रीस्ट था या पता नहीं मंदिर में पुजारी था, केशवानंद भारती, उसने केस कर दिया और पूछा कि बताओ भाई प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, और क्या हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर इससे पहले एक दो केस और भी आए हैं। जैसे इसी से रिलेटेड एक केस आया है भाई, बेरूबारी यूनियन केस 1960 के अंदर। कब आया है? 1960 के अंदर एक केस आया, बेरूबारी यूनियन केस। इससे रिलेटेड भाई टॉपिक पढ़ा है और क्वेश्चन भी पढ़े हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। पर पहले एक बार और आओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक केस आया जिसका नाम था बेरूबारी यूनियन केस, ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस। ये केस है 1960 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया कि आप हमें बताओ कि क्या प्रीएम्बल भारत के संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात इन्होंने यहाँ पे कही कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात इन्होंने यहाँ पे भाई बोल दी, ठीक है, कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। 1960 में बेरूबारी यूनियन केस आया। तो अगर पूछ लें बेरूबारी यूनियन केस कब आया तो हम बता देंगे भाई 1960 में आया। अगर ये पूछ लें कि जो आपका प्रीएम्बल है क्या वो पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है बेरूबारी यूनियन केस के अकॉर्डिंग, तो हम मना कर देंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट केस आया केशवानंद भारती केस। कौन सा केस आया? केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस जो है वो आया कब आपका? 1973 में। सॉरी ईयर गलत लिख दिया भाई, 1973 में। अब इस केस के अंदर जो केशवानंद भारती केस है भाई, डाउट है ना, तो एक तो सैटरडे और दूसरा आपका ये नंबर कर सकते हो मैसेज, ठीक है। और क्लास कहोगे कि सर क्लास बाद में भी रहे ये, ठीक है, तो भाई मैं इसको प्राइवेट नहीं करूँगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से टॉपिक चल रहे हैं ना, तुम्हारे सीक्वेंस के हिसाब से और किसी के हिसाब से नहीं। तो केशवानंद भारती केस आया भाई 1973 में। अब केशवानंद भारती केस में भी सेम क्वेश्चन था कि बताओ भाई प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। बोले लिख तो रखा है उसी किताब में, पर ये बताओ है या नहीं, क्या इसको हटा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक जजमेंट दी। क्या जजमेंट दी?
कि भाई प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो प्रीएम्बल है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये बात इन्होंने यहाँ पे बोल दी, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, इतना समझ आ गया भाई, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, एक सेकंड, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कह दिया प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इतना डन। अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कुछ लोगों को, और फिर दोबारा पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1995 के अंदर, और एक केस और आया, LIC ऑफ इंडिया केस। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बताऊंगा, और पूछा गया क्वेश्चन है इस टॉपिक से, LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें दोबारा क्वेश्चन पूछा, बोले भाई क्या प्रीएम्बल पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये अमेंडेबल है या नहीं, क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं या नहीं। तो इन्होंने कहा कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम बदलाव कर सकते हैं, तो इसमें बदलाव क्यों नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसके अंदर भी हम बदलाव कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे कंफर्म कर दी गई। अब यहाँ पे लिखा गया कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है आपका प्रीएम्बल। आ गया भाई समझ, क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, ये वर्ड हमें याद रखना है कि इंटीग्रल पार्ट है। समझ गए भाई कि प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है। अब इन्होंने कह दिया कि चलो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या हम इसे बदल सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली इसमें बदलाव कर सकते हैं, पर आर्टिकल 368 के अनुसार इसमें बदलाव नहीं किया जा सकते। मैंने बताया था कल के उसमें कि पार्ट नंबर 20 आर्टिकल नंबर 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, यानी संविधान में बदलाव किस किस तरीके से करी जा सकती है, वो 3 तरीके मैंने बताए थे, और यहाँ पे आर्टिकल 368 के अनुसार इसमें बदलाव नहीं कर सकते। अब क्या कभी बदलाव किया गया है, तो डेफिनेटली अमेंडमेंट इसमें एक बार किया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट इसमें एक बार किया गया है, एक सेकंड, अमेंडमेंट इसमें एक बार किया गया है। और अगर पूछ लें कि इसमें अमेंडमेंट या बदलाव कब किया गया है, तो इसमें अमेंडमेंट या बदलाव एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इस प्रीएम्बल में बदलाव किया गया। अब बदलाव क्या किया गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस टॉपिक से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करो। अब बोले भाई बदलाव क्या किया गया, इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए जो पहले नहीं थे, 3 वर्ड्स एडिड जो पहले नहीं थे। एक तो था सोशलिस्ट, क्या था भाई, एक तो था सोशलिस्ट, दूसरा था सेकुलर, और द थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड आपके बाद में ऐड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है प्रीएम्बल, उसमें पहले ये 3 जो चीज़ हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी नहीं थी। तो इनकी एक तो सीक्वेंस याद रखना भाई, दोबारा बता देता हूँ कि इसके अंदर ये जो सीक्वेंस है, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये याद रखनी है। और अगर पूछ लें कि 1950 के अंदर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि 1950 के अंदर इसकी सीक्वेंस क्या थी, तो सोवर्जन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, क्योंकि ये 2 वर्ड तो बाद में ऐड किए गए हैं 1976 में, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। न्याय 3 तरीके का, लिबर्टी 5 तरीके की, इक्वालिटी 2, फ्रेटर्निटी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी, ये पहले नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, यानी भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखना होगा। इस तरीके की बात आपकी प्रीएम्बल के अंदर कही गई है। आई थिंक प्रीएम्बल आपको समझ आया होगा भाई। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली पूछ सकता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा प्रीएम्बल का। और इस बात की गारंटी है कि अगर अच्छे तरीके से क्लासेस करके जाओगे, अच्छे तरीके से समझोगे, तो यहाँ पे आप एक बार पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं। जो पॉलिटिकल के आपके 6, 8 या 10 क्वेश्चन जितने भी आएंगे इस बार, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बना के आओगे, यानी ऑन एन एवरेज पॉलिटिकल 30 से 32 नंबर की आपके पास है। ठीक है, 8 एक क्वेश्चन आ जाते हैं 6 से 8 के बीच में, तो 30 के आसपास नंबर आप मान सकते हो कि पॉलिटिकल में होंगे हमारे। और एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटिकल, ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हो बिना किसी हेडेक के।
बहुत आसान है पॉलिटिकल, आपको मुश्किल लगेगी पर आप 3 से 4 बार जब रीड कर लोगे ना इंडियन पॉलिटिकल को तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक टॉपिक की एटलीस्ट रिवीजन 3 टाइम होनी चाहिए भाई। और ये जितने भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ इन टॉपिक से रिलेटेड आते ही तो क्वेश्चंस दूंगा और उसके बाद भाई क्वेश्चंस पुट आउट भी करूँगा, ठीक है, क्वेश्चंस पूछूं भीगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके आंसी वालों के लिए ही है, किसी और के लिए तो है भी नहीं, यानी जो अभी 12th पास करके आए हैं 2 स्टूडेंट जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब स्पेशली उनके लिए है। और एक लड़की भी है शायद, ठीक है, जो 12th में जो इस बार एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रही है, तो उसके लिए भी ये वीडियो है। इस बार अपने हो गया अभी 4 टॉपिक। एक तो अपन ने किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा किया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा अपन ने किया साइलेंट फीचर्स और फोर्थ अपन ने किया है प्रीएम्बल। तो भाई इस हर एक टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछूंगा। फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन दे दिए, सेकंड टॉपिक के क्वेश्चंस तो मैं आते ही मिल जाएंगे, थर्ड के इसके मिल जाएंगे, फोर्थ के मिल जाएंगे। और आपका जो कल का टॉपिक होगा वो भी मैं करवा दूंगा जल्दी से। और करवाने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपको देंगे, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे और सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। और जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसके बाद आपको भी लगेगा कि डेफिनेटली इंडियन पॉलिटिकल आसान है और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो भी काफ़ी आसान पूछे जाते हैं, हम इजीली इनका जवाब दे सकते हैं। अब कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो भाई पूछ सके है, हर एक स्टूडेंट खातर आपका ओपन है ये कमेंट सेक्शन। और अगर फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आपको नंबर दिया है, 2-3 बार बता दिया मैंने, ठीक है, नंबर 2-3 बार बता दिया, 9812579188। इस नंबर पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। सैटरडे हमारा दिन है, सैटरडे को हम मिलेंगे और क्वेश्चंस डाउट्स सब सॉल्व करेंगे। मिलेंगे सैटरडे को, डाउट है तो पूछो भाई कमेंट सेक्शन में, वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। आगे से यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नर में मैं भी आ ही जाऊँगा, ठीक है, कॉर्नर में यहाँ पे लाइव क्लास जब चल रही होगी ना अपनी इसी तरीके से, तो उस टाइम मैं आपको यहाँ पे नज़र आऊँगा। दूसरी बात कि ये 1-2 क्लासें, उसके बाद जैसे यहाँ से आऊँगा तो मैं भी डिजिटल बोर्ड से आप अपनी क्लास कर सकते हैं, वो लाइव भी करेंगे और इसके थ्रू भी चले जाएंगे, ठीक है, वो भी सेटअप कर लेंगे। अभी हटा रखा है, उसको लगा के करते हैं स्टार्ट। डाउट है पूछ लो भाई, नहीं डाउट है तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। नंबर दोबारा बता रहा हूँ, नंबर पे कॉल करके पूछ लेना डाउट है तो, मैं नहीं चाहता किसी का कोई डाउट रहे, ठीक है। करते हैं फिनिश भाई इस क्लास को। और ये नोट्स जो हैं ये आप ले सकते हो, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा महादेव सर के पास, महादेव सर से ले लेना या फिर जो वो ग्रुप में भेज देंगे या दूसरे सर से, ठीक है भाई।